नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑल पाथफाइंडर्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पर टॉप सीरीज़ की श्रृंखला को चलाया जा रहा है, जिसके सेकंड पार्ट में को आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें नर्सिंग से संबंधित और पैरामेडिकल से संबंधित टॉप क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीजीआई लखनऊ के द्वारा 18 तारीख को स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है, जिसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। इसी परीक्षा को देखते हुए हम नर्सिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कवर करने वाले हैं। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे और जहां व्याख्या की ज़रूरत होगी वहां कंप्लीट डिटेल भी आपको दिया जाएगा। यानी आप इस श्रृंखला में मिनिमम 50 से 60 क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, इजीली कर जाएंगे और ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। महिलाओं में यौवनारंभ की शुरुआत सबसे पहले डैश द्वारा चिन्हित की जाती है? मेनार्चे के द्वारा, थेलार्चे, प्यूबार्चे या फिर एंड्रार्चे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। थेलार्चे के द्वारा यौवनारंभ की शुरुआत सबसे पहले चिन्हित की जाती है महिलाओं के अंदर। तो चलिए अब इसका डिटेल में देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा और इसकी संपूर्ण व्याख्या क्या होगी। यहाँ आप देख सकते हैं व्याख्या में दिया गया है, यौवनावस्था एक वयस्क शरीर में परिपक्व होने और प्रजनन की क्षमता विकसित करने के लिए एक बच्चे के शारीरिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। इसमें जो अनुक्रम है यानी कि सीरीज में होता है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो इसका अनुक्रम है वो कुछ इस प्रकार से चलता है। सबसे पहले थेलार्चे होता है, जिसे ब्रेस्ट फीडिंग भी कहते हैं। आमतौर पर यह पहला संकेत है। यह अक्सर एक तरफा हो सकता है। उसके बाद मेनार्चे होता है। आमतौर पर स्तन विकास के लगभग 2-3 साल बाद ये होता है। मेनार्चे में पहले ग्रोथ स्पट शिखर है। यानी पबार्चे होता है जांघों और बालों का विकास हो जाना। ये 3 क्रम होते हैं जो कि यौवनारंभ स्टार्ट होने के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं की पॉइंट्स, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये पूछा गया था। इससे संबंधित क्वेश्चन अभी हम आपको बताने वाले हैं यूपी एनएचएम की परीक्षा में। थेलार्चे की जो आयु होती है वो 9.7 वर्ष यानी 9.5 ईयर्स से लेकर 9 ईयर्स 6 मंथ से लेकर 9.5 साल से स्टार्ट हो जाता है। और मेनार्चे की जो आयु है 10 से 16 वर्ष की आयु के बीच ये स्टार्ट होता है। यहाँ थेलार्चे पहले देखा जाता है और फिर मेनार्चे, अतः सही उत्तर थेलार्चे होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महिलाओं में जो अन्य परिवर्तन होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लड़कियों में 10 से 11 साल की उम्र में यौवन शुरू होती है और लड़कों में 15 से 17 के बीच 15 से 17 के बीच कंप्लीट हो जाती है। और लड़कों में 11 से 12 में स्टार्ट होता है और 16 से 17 में कंप्लीट हो जाता है। तो ये इसकी कंप्लीट डिटेल है। इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लोंगेटा, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है मस्तिष्क का वह भाग है जो हृदय को नियंत्रित करता है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ सबसे पहले अवधारणा को हम देखने वाले हैं। मानव मस्तिष्क मानव तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय अंग है। यानी जो पूरा नर्वस सिस्टम का है उसका सेंट्रल पॉइंट होता है कौन सा? मानव का मस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 मूल इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित किया गया है ब्रेन को। मस्तिष्क स्तंपन नेटवर्क रक्तदाब को नियंत्रित करता है। यानी जो कंपन होती है उसी के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। मस्तिष्क स्तंपन को निम्नलिखित सम्मिलित है। इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मध्य मस्तिष्क इसमें सम्मिलित हैं। इसके की पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। अग्र मस्तिष्क को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये पूर्ण रूप से ऑथेंटिक है और उतनी ही इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जा रही है आपको जितना कि आप इजीली याद कर सकते हैं और परीक्षा में ज़रूर इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको आप अग्र मस्तिष्क की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अग्र मस्तिष्क संरचनाओं में प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि शामिल हैं जो कि अग्र मस्तिष्क के ये पार्ट हैं। बाकी की डिटेल आप नीचे देख सकते हैं। आप यहाँ मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क का भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं मध्य मस्तिष्क
थैलेमस और पोन्स के बीच स्थित होता है। पश्चिम मस्तिष्क की स्थिति की बात करें तो इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहीं से ही जो है हृदय को नियंत्रित किया जाता है, हृदय की गति आदि को। इसके डायग्राम को आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जो कि यहाँ पर दिया गया है, कंप्लीट डायग्राम है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि एनएचएम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि ये 19 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में। गठिया डैश की बीमारी है, यानी गठिया किसकी बीमारी है, त्वचा की, वृक्क की, यकृत की या फिर जोड़ों की। तो जो गठिया है ये जोड़ों से संबंधित बीमारी है। इसमें जोड़ों में दर्द होने लगता है, जैसे घुटने में अधिकांशतः ये जो दर्द है 45 या 40 से प्लस एज में ये दर्द वयस्कों में स्टार्ट हो जाता है, खास करके महिलाओं में जोड़ों का दर्द जो है गठिया स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर है जोड़ों से संबंधित गठिया जोड़ों की बीमारी है। गठिया के बारे में देख लेते हैं और इसके लक्षणों को भी देखेंगे की पॉइंट्स के साथ। गठिया के मुख्य लक्षण हमारे जोड़ों में सूजन और संवेदनशीलता है। गठिया के अन्य लक्षण जोड़ों में दर्द और कठोरता है, जो आमतौर पर उम्र के साथ खराब हो जाते हैं। गठिया तब होता है जब आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के ऊतकों पर हमला करती है। गठिया के 2 सबसे सामान्य प्रकार हैं, अस्थि संधि शोथ और फिर रूमेटाइड गठिया। सबसे आम प्रकार का गठिया होता है अस्थि संधि शोथ, और रूमेटाइड जो होता है हमारे शरीर के हिस्से पर प्रतिरक्षा तंत्र के हमले के कारण होता है। इसकी एडिशनल बातों को देख लेते हैं, जो कि त्वचा दिया गया था ऑप्शन में पहला। त्वचा रोग का सबसे आम रूप है मुहासे, खुजली और सोराइसिस, जो कि सामान्यतः हो जाते हैं। और वृक्क की जो सामान्यतः बीमारी है का सबसे आम रूप है क्रोनिक किडनी रोग, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 के डायबिटीज़ होते हैं, और फिर उच्च रक्तचाप, ये वृक्क से संबंधित बीमारियां हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यकृत से संबंधित जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं। यकृत से संबंधित बीमारियां जो कि हैं इसमें दिया गया, जिन्हें आप देख सकते हैं। यकृत संक्रमण के सबसे आम प्रकार हैं, जिसमें हेपेटाइटिस वायरस शामिल है। हेपेटाइटिस ए, बी और सी 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि विटामिन से संबंधित है, और विटामिन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम के लिए। हर एक शिफ्ट में, हर एक पेपर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चंस में से आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं, जो कि विटामिन से और वसा से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इनको ज़रूर याद करना है, क्योंकि न्यूट्रिशंस का एक अलग ही आपके उसमें सिलेबस में चैप्टर दिया गया है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि एनालिसिस किया गया है, उसमें कंप्लीट रूप से इसको डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर आपको बताना है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ए, डी, ई या फिर के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाता है, डी कमी के कारण रिकेट्स होता है, ई को आपको कमेंट करके बताना है, और के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसको आपको कमेंट करना है कि ई की कमी के कारण क्या हो जाता है। तो चलिए इनकी डिटेल को देख लें। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनकी आवश्यकता हमारे भोजन में कम मात्रा में होती है, लेकिन इनकी कमी से विशिष्ट रोग हो जाते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी आदि वर्णमाला द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं, जिसमें से कुछ को उपसमूहों के रूप में नामित किया जाता है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B6 और B12। यानी विटामिन जो बी है इसके बहुत से प्रकार होते हैं अलग अलग। वसा और तेलों में घुलनशील हैं, लेकिन पानी में अघुलनशील विटामिन इस समूह में रखे जाते हैं। ये विटामिन ए, डी, ई और के हैं, यानी जो कि वसा में घुलनशील है। और जो कि जल में घुलनशील विटामिन है वो खाली बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। और इसके कीवर्ड्स को देख लीजिए और फटाफट आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हमने इसमें कवर किया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इसका आप सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिए, और जब भी समय मिले आप इसको रिवीजन करते रहिए। यहाँ एक या अधिक से पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में बीमारियाँ विकार बन जाती हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी का कारण बनता है। विटामिन बी की कमी जो है बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होगा। विटामिन डी से रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी से कम प्रजनन क्षमता हो जाती है, जो कि अभी हमने आपको कमेंट करने के लिए भी कहा था। और विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के
ना होना यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है इसकी कमी के कारण। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो सबसे पहले वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्थ ग्रंथियों से स्रावित किसमें प्रवेश करता है, यानी पुरस्थ ग्रंथियों से स्रावित इसमें से किसमें प्रवेश करता है, गुर्दे में, मूत्र नली में, मूत्र मार्ग में या वृषण में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मूत्र मार्ग में ये स्रावित हो जाता है। पुरस्थ उन्हें कहते हैं जो कि वेस्ट होता है, वो जो वेस्ट है इनमें से ऑप्शंस में से मूत्र मार्ग के द्वारा इसको हम स्रावित कर देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरस्थ ग्रंथि से स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। पुरस्थ कह अधिकांश स्तनधारियों में पुरस्थ एक पुरुष प्रजनन प्रणाली में ही बहिर्स्रावी यानी नलिका होती है। यह एक अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है जो मूत्राशय और लिंग के बीच स्थित होती है। इसकी कंप्लीट डिटेल को आप यहाँ देख सकते हैं और इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का देखते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और आप इसका यहाँ पर फिगर भी देख सकते हैं। वीर्यपात के दौरान पुरस्थ इस तरल पदार्थ को मूत्र मार्ग में स्रावित करता है और यह वीर्य के रूप में शुक्राणु के साथ बाहर निकल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से क्रिया होती है जिसे आप यहाँ पर कंप्लीटली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये चित्र किसका है, ये जो डायग्राम दिया गया है ये आपको बताना है ये किस चीज़ का डायग्राम है। इसके ऑप्शंस आपके सामने उपस्थित हैं। पेशी कोशिका, जीवाणु कोशिका, पादप कोशिका, फिर वसा कोशिका। ये आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर। आप इसको फटाफट कमेंट कीजिए, उसके बाद हम आप इसका आंसर बताते हैं। तो ये जो चित्र दिया गया है ये एक फैट सेल का स्ट्रक्चर है, यानी ये वसा कोशिका है। वसा कोशिका का ये संरचना दी गई है, वसा कोशिका है ये कि इसकी जो चित्र दिया गया है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं वसा कोशिका किसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब इसकी हम डिटेल्स को देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कोशिका यह जीवन की मौलिक इकाई है, यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और सिंपल क्वेश्चन है जो कि बेसिक क्वेश्चन है। यह जीव कोशिका से बना होता है। स्पष्टीकरण के रूप में आप नीचे देख सकते हैं। कोशिका की संरचना, एक कोशिका में 3 घटक होते हैं। सबसे पहला होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। कोशिकाओं की विविधता के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर कोशिकाएं विभिन्न आकृतियों और आकारों में हो सकती हैं, यानी हर एक जो बॉडी पार्ट्स है उसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे हृदय में कार्डिक कोशिकाएं पाई जाएंगी और इसी प्रकार से अलग अलग होती हैं, जिनको अभी हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। एक जीव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहला है ब्लड सेल, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। इसको देख सकते हैं, ये नर्व सेल होता है। नीचे यहाँ देख सकते हैं आप स्मूथ मसल सेल दिया गया है और उसके नीचे कुछ इस प्रकार से है। बोन सेल है, ओवियम है, स्पर्म और फैट सेल्स दिए गए हैं, जो कि अभी आपने देखा। इसका चित्र भी ऊपर बनाकर पूछा गया ये कौन सी कोशिका है। तो इसको हमने आपको इसीलिए दिखाया है कि ये पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में भी। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं जीवाणु कोशिका, जो कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसमें एक विकसित केंद्रक और अन्य कोशिकांग नहीं होते हैं। इसी तरीके से पादप कोशिका और पेशी कोशिकाएं दी गई हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आवर्त चक्र में किस हार्मोन के कम होने से ऋतुस्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर पुटकोद्भिद हार्मोन। यानी आवर्त चक्र यानी पीरियड्स में किस कमी के कारण जो है ऋतुस्राव होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण ऋतुस्राव होना स्टार्ट हो जाता है पीरियड्स के दौरान, जिसकी आप कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। आवर्त चक्र को दिया गया है मादा प्राइमेट्स यानी बंदर, वानर और मानव में जनन अंगों में होने वाले परिवर्तनों को लक्ष्यबद्ध श्रृंखला में आवर्त धर्म कहा जाता है, यानी पीरियड्स कहा जाता है। यह हर 28 से 29 दिनों के बाद दोहराया जाता है। आवर्त चक्र के 4 चरण होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से, और इनको पूछ भी लिया जाता है सीक्वेंस में। तो ये सीक्वेंस में ही लगे हुए हैं, आपको ऐसे ही याद करने हैं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्पष्टीकरण के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको कि आपको पढ़कर ज़रूर जाना है।
आइए नीचे देखते हैं थायरॉक्सिन, जो कि है महत्वपूर्ण। यहाँ पर आपके हार्मोन्स दिए गए हैं। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन या ऑस्ट्रोजन कहा जाता है एक लिंगी हार्मोन है जो मानव जननांग प्रणाली और द्वितीयक लिंग विशेषताओं के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार होता है। पुटिक उद्दीपन हार्मोन जो होता है या हार्मोनल विकास और मादाओं के अंडाशय और पुरुषों के वर्षण के कार्य के लिए आवश्यक हार्मोन्स में से एक है। तो इसके भैया आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इजी सा क्वेश्चन है। डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, यानी मांसपेशियों को हड्डियों से क्या जोड़ता है? उपास्थि, ओरोलर, अस्थि बंधन या फिर पेशी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जो पेशी है वही आपकी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट इसी कंप्लीट डिटेल्स को देख लेते हैं कि पेशी रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। अस्थि बंधन एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, जबकि शरीर के उचित कार्य प्रणाली के लिए पेशी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। पेशी और अस्थिबंधन दोनों कोलेजन से बने होते हैं। तो इसका ये महत्वपूर्ण है, जिस कोलेजन से बने होते हैं। उपास्थि किन्हें कहता है? यह एक लचीली और चिकनेदार लोचदार ऊतक है, एक रबड़ जैसा भरण जो कि जोड़ों में हड्डियों के, जिसे लिगामेंट भी या इस तरीके से इसको कहा जा सकता है। यह पंजर, कान, नाक, ग्रासनली और अंतर्मुद्र डिस्क और आदि के बने होते हैं, जो कि नॉर्मल सी हड्डियां भी इन्हें कहा जाता है। सामान्यतः ये हड्डियों की तरह कठोर और रक्ष नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका फटाफट आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नीचे देख सकते हैं ओरल ऊतक ढीले संयोजी ऊतकों का एक प्रकार है। ओरलर ऊतक जो कि होते हैं ये रक्त वाहिनियों और नसों में भी घेरता है। ये कुछ इस प्रकार से होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्टरल मसल्स दिए गए हैं। लिगामेंट बैंड जॉइंट टू बॉन्ड, यानी बॉन्ड को बोन से जोड़ने के लिए लिगामेंट्स जो कि कार्य करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। टेंडन्स क्या कार्य करते हैं? मसल को बोन से जोड़ने का कार्य करते हैं, जो कि टेंडन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मुख्य गर्भनिरोधक गोलियों में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन होता है? यानी जो मुंह से ओरल डोसेस होती हैं गर्भनिरोधक गोलियों की, उनमें कौन से हार्मोन होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, केवल प्रोजेस्टेरोन, दोनों एक और दो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी नंबर। दोनों ही प्रकार की गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं जिनको ओरली लिया जाता है, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी कॉम्बिनेशन होता है और सिर्फ केवल प्रोजेस्टेरोन का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए इसकी डिटेल देख। यहाँ आप देख सकते हैं मुख्य गर्भनिरोधक गोलियों को जन्म नियंत्रण की गोलियों के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार का गर्भनिरोधक होता है जिसमें हॉर्मोन्स होते हैं जो गर्भावस्था को रोकते हैं। इसे गोली के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह गोली के रूप में आती है, यानी नो पिल्स के रूप में भी जानते हैं। मुख्य गर्भनिरोधक गोलियां दो प्रकार की होती हैं। संयुक्त गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं और केवल प्रोजेस्टेरोन गोलियों को मिनी पिल्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है मिनी पिल्स को टैबलेट्स में यानी जो होती हैं उनमें किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें केवल प्रोजेस्टेरोन होता है। यह उन महिलाओं को दी जाती हैं जो स्तनपान कर रही हों या जिसका स्कंदन रक्त स्कंदन के दौर पड़ने का इतिहास है और इन्हें एस्ट्रोजन नहीं लेना चाहिए, यानी जिन्हें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ही दिया जाता है, एस्ट्रोजन नहीं दिया जाता, उनके लिए सेकेंड यानी मिनी पिल्स दी जाती हैं। आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गर्भनिरोधक गोलियों की फायदे जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। अवरत चक्र को नियमित करती हैं, अवरत चक्र में दर्द के लक्षण को कम करती हैं। ये कुछ इसके फायदे दिए गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो भी साथ में दिए गए हैं कि स्तन में पीड़ा या सूजन हो जाता है, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन या मनोदास, मितली यानी उल्टी आना और मासिक धर्म के बीच स्पॉटिंग या असामान्य आर्द्रव का हो जाना, ये इनके दुष्प्रभाव भी होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं विटामिन से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा गया है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? यानी स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ई की कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन के कारण रक्त का थक्का ना जमना। विटामिन B6 आपको कमेंट करके बताना है कि इसके कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने विटामिन दिए गए हैं, उनके रासायनिक नाम और रोगों के रूप में इनको डिफाइन किया है।
इसको आप फटाफट देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते चलिए। यहाँ देख सकते हैं आप विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इससे कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड यानी अम्ल कहा जाता है और इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है जो कि दांतों से संबंधित है। यहाँ देख सकते हैं विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। रिकेट्स इससे होने वाली सामान्यतः बीमारी है, यही बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ऑस्टोमेलियासिस भी है, इससे होने वाली बीमारी है इसकी कमी से, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी से। अब के को देखते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है फ्लूकोक्विनोन, इससे रक्त का थक्का ना बनना इसकी सामान्य बीमारी है जो कि पूछा जाता है। विटामिन बी टू को रिबोफ्लाविन कहते हैं, इससे त्वचा पर फट जाना होता है जो कि इचिंग होने लगती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है कम्प्लीटली, आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। विटामिन सबसे पहले एस.जी. हॉपकिंस ने इनको खोजा था, यानी विटामिन को, और विटामिन शब्द सी फंक ने सबसे पहले यूज़ किया था। विटामिन दो प्रकार की होती हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। बी और सी यानी आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं, डब्ल्यू फॉर वाटर, बी और सी विटामिन वाटर में घुलनशील है यानी WBC के रूप में। बाकी अन्य जितने भी विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन डी के प्राकृतिक स्रोत हैं सूरज की रोशनी, मछली, अंडे और मशरूम से विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जन्म और मृत्यु संबंधित घटना का पंजीकरण करने हेतु एनएम के लिए समय सीमा दिन होती है। डैश दिनों में इसको रजिस्टर कराना होता है एनएम को। उसका करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर का ऑप्शन, 21 दिनों के भीतर इनका पंजीकरण कराना होता है एक एएनएम को। डिटेल में आप यहाँ देख सकते हैं एक एएनएम के कार्य जो कि पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। यहाँ पर आप उनकी भूमिकाएं और उत्तरदायित्व और कार्य को देख सकते हैं। आप फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि बार बार पूछा जाता है। और यहाँ देख सकते हैं जन्म और मृत्यु संबंधित घटना का पंजीकरण करने हेतु एएनएम के लिए समय सीमा 21 दिन होती है, यानी इसके भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और ये इसके कुछ भूमिकाएं और उत्तरदायित्व हैं। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का आपके स्क्रीन पर है, केवल गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में हार्मोन का कौन सा समूह उत्पन्न होता है, यानी इनमें से कौन सा जो है समूह है हार्मोन्स का जो कि गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिलैक्सिन, ह्यूमन कोरियोनिक, गोनाट्रोपिन या ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, जो कि है ये तीनों जो हार्मोन्स का समूह है ये सिर्फ और सिर्फ गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में उत्पन्न होता है। इसको डिटेल में देख लेते हैं, यहाँ पर आप इसको डिटेल को देख सकते हैं। सबसे पहले हार्मोन के बारे में देख लेते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन गैर पोषक तत्व रासायनिक तत्व होते हैं जो कि हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा रक्त में स्रावित होते हैं। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड, थाइमस और गोनाडिस। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे देखते हैं जो कि इसकी व्याख्या है, कंप्लीट व्याख्या दी गई है इन तीनों ही हार्मोन्स के बारे में। और इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीटोसिन, उसके कार्य दिए गए हैं। उसके नीचे प्रोजेस्टेरोन, इसका भी कार्य दिया गया है। और एस्ट्रोजन, तीनों के कार्य को हमने एक लिस्ट में डिफाइन किया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। ऐसे ही नेक्स्ट श्रृंखला के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।